हाय, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना लास्ट दो तीन सम बाकी है, वो सब करके फिर चैप्टर विल बी डन। एकदम सिंपल चैप्टर था। 9 सम होपफुली सब लोगों ने ट्राई किया होगा। लेट्स सी, आई स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 अब इसमें दिया है बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क, मतलब बहुत सारा डिस्क है, उसमें से 95% वाले डिस्क काम करते हैं। सिंपल लॉजिक इधर से ही पता चल गया कि काम करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 95%। तो 95% विच इज इक्वल टू 95/100। मतलब अगर इतने लोग काम करते हैं तो Q का वैल्यू विल बी 1 माइनस P विच इज इक्वल टू 1 माइनस 95/100 विच इज इक्वल टू 5/100। इसका मतलब 5% गंदा होगा और 95% अच्छा है। तो अब बोला है अ सैंपल ऑफ 3 डिस्क इज सिलेक्टेड। 3 डिस्क निकाला, मतलब n इज इक्वल टू 3। तो द क्वेश्चन गिवन इज P इज रेडी, Q इज रेडी, N इज रेडी। देन what will find the probability that none 1, 2, 3 of the samples will work। तो पहले केस में बोला है none will work, एक भी काम नहीं करेगा, x equal to 0। तो द फॉर्मूला इज NCx p raised to x q raised to n minus x। ये पहले लिख के रख देने का। we know that p of x equal to x is given by NCx p raised to x q raised to n minus x। तो n का वैल्यू 3c0, 95/100 the whole raised to 0 और 5/100 the whole raised to 3 minus 0 is 3। तो 3c0 is 1, anything raised to 0 is 1 and 5 raised to 3, 5 raised to 3 is 125 और 100 raised to 3 is 60। तो अगर इसका आंसर पॉइंट में लिखना है तो 0.000125। कुछ लोग तो ऐसे भी छोड़ देते हैं, 5/100 को 1/20 तो होल रेस्ट टू 3 लिख के छोड़ देते हैं। तो जैसा तुम लोगों को मन, जो भी दोनों में से मेरे को कुछ भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर नेक्स्ट 1 x इज इक्वल टू 1 वाला केस पूछा है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो अभी कैलकुलेशन के हिसाब से दिस विल बी 3c1, फिर 95/100 द होल रेज टू 1 और फिर 5/100 द होल रेज टू 2। तो 3c1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। 95 रेज टू 1 विल बी 95 और 5 का स्क्वायर विल बी 25 द होल अपॉन, या तो फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये 95/100 को ना 3c1 तो 19/20 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको 1/20 द होल स्क्वायर लिखते हैं। तो हो गया सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पे अगर 19 3 57 हो जाएगा, द होल अपॉन 20 का क्यूब, तो 20 रेज टू 3 हो गया। सम कैलकुलेट आराम से, जिसको जैसा करना है वैसा छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 19 3 57 आराम से आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट थर्ड केस में p ऑफ x इज इक्वल टू 2, ऑल मतलब 2 विल बी वर्किंग, ऐसा बोला है। सो दिस विल बी 3c2 95/100 द होल रेज टू 2 और 5/100 द होल रेज टू 1। तो 3c2 का वैल्यू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, 95/100 को 19/20 द होल रेज टू 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे 5/100 को 1/20 लिख सकते हैं। तो अभी कैसे करेंगे, ये और एक कैंसिल। तो यहाँ पे 3 इंटू 19 का स्क्वायर द होल अपॉन 20 का क्यूब, इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं। या तो 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, तो 19 का स्क्वायर विल बी 381, तो वो भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके छोड़ सकते हैं, वरना ऐसा भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोर्थ केस, और या तो फिर पीछे का आंसर देख लो, पीछे का आंसर उन्होंने कैसा किया वो भी चलेगा। p ऑफ x इज इक्वल टू लास्ट केस में 3 दिया है, लास्ट केस इज 3, तो द आंसर इज 3c3 95/100 द होल रेज टू 3 और 5/100 द होल रेज टू 0। तो 3c3 इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 और 95/3 को 19/20 द होल रेज टू 3 लिख सकते हैं। सो फाइनल आंसर इज 19 का क्यूब अपॉन 20 का क्यूब। आराम से कैलकुलेशन हो गया और उसी के साथ अपना कैलकुलेशन हो गया और अपना आंसर भी आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जैक्टली सेम 10th और 11th सम भी है, बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगा। तो 10th सम देख लेते क्या दिया है वो लोग ने, ठीक है। सो दिस इज, ध्यान से कैलकुलेशन देख लेते, फाइन। सो कैलकुलेशन के हिसाब से अभी कैलकुलेशन कैसा होगा ध्यान से देखते। फाइन 10th वाले सम में ऐसा बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोस ऑफ अ सिंगल डाई। सिंगल डाई के 6 थ्रोस। अब ध्यान से, मेरे को समझे नहीं, मतलब एटमोस्ट 6
अभी कैसे कैलकुलेशन सर, समझा नहीं? मतलब 6 थ्रोस ऑफ अ सिंगल डाई, मतलब एक डाई को 6 बार थ्रो किया है, मतलब n इज इक्वल टू 6। ठीक है, n इक्वल टू 6। अब वो लोग ने बोला उसमें 6 में से एटलीस्ट 2 बार तो 6 आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से अब सुनो, एकदम सिंपल लॉजिक है। मतलब किसी ने डाइस को 6 बार थ्रो किया, तुम लोग ही बताओ मेरे को, अब 6 बार थ्रो करे, 50 बार थ्रो करे, 60 बार, हर बार नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगा, या तो फिर मतलब 1/6, 6 में से कोई भी एक नंबर आएगा हर बार। सो वो लोग को क्या चाहिए, 6 के बारे में बात हुआ है। तो अब हम लोग कैसे, वो याद है मैंने वो बॉल्स वाला सम किया था, तो उसमें 2 कैटेगरीज बना दिए थे, 2 कैटेगरीज। कैटेगरी नंबर 1 क्या था? कैटेगरी नंबर 1 वॉज कि बॉल्स में कैसा है, 0 और नॉन जीरो बॉल। वैसे टोटल बॉल्स कितने थे, 0 से 9, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया था 0 के बारे में पूछा होता, तो 2 कैटेगरी, 0 और नॉन जीरो। वैसे इसमें भी 6 के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो 6 एंड नॉन 6। अब 6 वाले नंबर्स कौन कौन से होते हैं? एक ही 6 नंबर हो सकता है, लेकिन नॉन 6 नंबर 5, 1 2 3 4 5। तो या तो 6 आ सकता है, या तो नॉन 6 नंबर में कुछ भी आएगा तो भी चलेगा। तो ध्यान से नोटिस करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल टू 1/6, और जब 6 आएगा तभी तो सक्सेस होगा, तो ये P हो जाएगा, एंड Q विल बी इक्वल टू 1 माइनस P, तो 1 माइनस 1/6 विच इज इक्वल टू 5/6। अंडरस्टूड लॉजिक है? 6 आया या नहीं आया? 6 आने का चांस 1/6, 6 नहीं आने का चांस 5/6। अब वो लोग ने बोला है कि व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या बोला है, एट मोस्ट 2 6s, एट मोस्ट 2। सिंपल, अभी सर, अभी समझो फॉर एग्जांपल मैंने 6 बार डाइस को थ्रो किया, तो ऐसा हो सकता है एक भी बार 6 नहीं आया, एक बार 6 आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार। तो अब इन लोगों को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 6s, मतलब 2 6s ज्यादा से ज्यादा 2, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर की तरफ ज्यादा, कम से कम नंबर की तरफ कम, तो नंबर की तरफ ज्यादा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 2 से कम। तो अभी यहां पे ध्यान से, दिस विल बी p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2। अब एक कैलकुलेशन सिंपल, यहां पे कैलकुलेशन संभाल, तो n का वैल्यू 6c0, 1/6 raised to 0, 5/6 raised to 6, 0 0, 6 minus 0 6, plus 6c1, 1/6 raised to 1 and 5/6 the whole raised to 5, प्लस अभी कैलकुलेशन कैसे पढ़ेंगे, यहां पे आ जाएगा 6c2, 1/6 raised to 2, 5/6 the whole raised to 4, 2 2, 6 minus 2 4। एकदम परफेक्ट सब चल रहा है कैलकुलेशन। अब ध्यान से, हाँ, कोई भी कैलकुलेशन कट वगैरह मत करो। 6c0 1, एनीथिंग रेज टू 0 1, यहाँ पे आएगा 5 रेज टू 6 इंटू 6 रेज टू 6 प्लस 61 is 6, यहाँ पे आएगा 1/6 और इंटू 5 रेज टू 5/6 रेज टू 6 रेज टू 5 प्लस 62, 6 इंटू 5/2 इंटू 1 और इंटू 1/6 का स्क्वायर और इंटू 5 रेज टू 4/6 रेज टू 4। अब नोटिस करना ध्यान से, यहां पे आएगा 5 रेज टू 6/6 रेज टू 6 प्लस, ये कैंसिल नहीं करो, 6 इंटू 5 रेज टू 5/6 रेज टू 6 प्लस 2 1s 2 3s, तो 15 इंटू 5 रेज टू 4 द होल अपॉन 6 रेज टू 6। क्यू अब समझ गया रहेगा सबको कि क्यू कैंसिल नहीं किया था मैंने, 6 रेज टू 6 कॉमन निकाल के। और एक चीज 5 रेज टू 4 भी सब में है, तो 5 रेज टू 4 इंटू 5 रेज टू 4 अपॉन 6 रेज टू 6 कॉमन ब्रैकेट के अंदर। 5 रेज टू 4, 6 रेज टू 6 तो निकल गया, तो डिनोमिनेटर का टेंशन खत्म। 5 रेज टू 6 में से 5 रेज टू 4 बाहर निकला, तो 5 रेज टू 2 मतलब 25 बचेगा, प्लस ये 6 तो ऑलरेडी है, 5 रेज टू 4 निकाल लिया तो एक 5 बचेगा, प्लस 15 ऑलरेडी होगा और 5 रेज टू 4 निकाल लिया तो 1 बचेगा। ठीक है, सो द फाइनल आंसर विल बी, दिस विल बी इक्वल टू 5 रेज टू 4, और 5 रेज टू 4 को कैलकुलेट कर सकता हूं, 25 इंटू 25 द होल अपॉन 6 रेज टू 6 तो पता नहीं क्या होगा, और इंटू 25 प्लस 30 प्लस 50, तो 25 प्लस 30 will be 55, 55 plus 15, 55 plus 15 will be how much? 70, तो यहाँ पे 625 into 70 the whole upon 6 raised to 6, तो
45 प्लस 15 is 60 और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो इसको इधर भी रुका दिया तो भी कोई भी हार्म होने वाला नहीं है। सो दिस विल बी द आंसर व्हेन ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 6s। फिर से एक बार कैलकुलेशन समझा तो प्लीज। वो लोग ने बोला है कि 6 बार टॉस किया है एक सिंगल डाई को, एक डाई को 6 बार टॉस किया, 10 = 6 तो सबको समझ में। अब वो लोग ने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 6s। 6 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 6 के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया तो नंबर को 2 ही कैटेगरीज है, या तो 6 आएगा या तो नहीं आएगा। तो 6 आने का चांस कितना है? 1/6। 6 में से एक नंबर 6 हो। 6 नहीं आने का चांस 5/6 है। तो ओवरऑल चांसेस इज दिस। अब इसको मल्टीप्लाई करना करो, वरना इस पे छोड़ देंगे तो भी चलेगा। ठीक है। और आंसर वो लोग अगर पॉइंट में एक्सपेक्ट करते रहेंगे तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस अदर देन लॉग। ठीक है। और इसका लॉग तो तुम लोग फटाफट निकाले देंगे, फिजिक्स स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं। दिस वाज आई गेस सम नंबर 10। Sum number 10 is done. Now I'll shift to, it is known that 10% of a certain articles manufactured are defective. Okay, 10% defective है. This is sum number 11 I guess. Okay, 10% defective है. ठीक है, अब defective है तो ऐसा बोला है what is the probability that a random sample of 12 such articles 9 are defective. Okay, तो 10 डिफेक्टिव के बारे में क्वेश्चन पूछा, मतलब ये P हो जाएगा। तो P का वैल्यू विल बी 10/100। 10/100 इज 1/10 डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव मतलब 1 - P विच इज इक्वल टू 1 - 1/10 विच इज इक्वल टू 9/10। ठीक है, तुम लोग को 0.1 में रखना है, 0.1 में रखो जैसा रखना है। कितना सैंपल सिलेक्ट किया? 12 आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 12 सैंपल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 9 आर डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी 9 आर डिफेक्टिव हो गया सम x = 9। तो p of x = 9 का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? आंसर तो x = 9 द फॉर्मूला इज NCx p⁻x q⁻n−x। इसका कैलकुलेशन n का वैल्यू 12 c 9 p का वैल्यू 1/10 द होल रेज टू 9 और q का वैल्यू 9/10 द होल रेज टू 3 क्योंकि 12 - 9 3। तो 12c9 is 12c9 is equivalent to 12c3 और 1/10⁻9 को 10⁻9 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 9 का क्यूब अपॉन 10⁻3 लिख सकता हूँ। ठीक है। सो अब यहाँ पे 12c3 को क्या लिखेंगे? 12 × 11 × 10। अब ये जिसको नहीं आता रहेगा 12c9 कैलकुलेट करो। ये दोनों का डिफरेंस इज द आंसर कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। 3 × 2 × 1 फिर इधर 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर 81 होता है इंटू 9 द होल अपॉन 10⁻12। ठीक है। 3 1s 3 4s 2 1s 2 2s। ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे आएगा 220 इंटू 9 और 72 729 अपॉन 10⁻12। सो दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन अगर जरूरत पड़ गया तो लॉग टेबल का यूज करके इसको एकदम प्यार से एकदम आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और इसी के साथ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सम हम लोग के सब खत्म हो गए। ठीक है। फिर मैंने, अगर किसी को याद होगा ना, तो मैंने बोला था एक वर्ड कि दिस चैप्टर इज अ शॉर्टकट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्टकट है ये। तो देखते हैं ऐसा कैसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो पता तो चल गया ना, इंटरमीडिएट वैल्यूज निकालना है तो ये फॉर्मूले से निकाल सकता है। लेकिन ये फॉर्मूले का एक प्रॉब्लम है कि इसमें 2 ही आउटकम जितना था उसमें, देखो ना क्वेश्चन कैसा है, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, फ्यूज होगा नहीं होगा। बॉल था, बॉल कितना था 0 से 9 तक, लेकिन उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया? 0 नंबर वाला बॉल और नॉन 0 नंबर वाला बॉल। डाइस आया तो डाइस में इवन नंबर ऑड नंबर आया, फिर डबलेट आया, डबलेट, फिर और क्या आया, अभी आया था डाइस में 6 आने का, 6 और नॉन 6। और ये कार्ड्स भी देखा जाए तो 52 इवेंट्स है, लेकिन उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया? एक स्पेड और एक नॉन स्पेड। तो क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, आराम से आंसर आ जाएगा। फिर एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग ने एक सम किया था, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वाला। उसका टेबल ऐसा बना था, x = x और p of x = x। इतने बार किया तो याद हो जाएगा मेरा। 0 1 2 3 वाज द प्रोबेबिलिटी और उसका प्रोबेबिलिटीज वर 1/8 3/8 3/8 एंड 1/8। और उसमें क्या था, कॉइन कितने बार टॉस किया गया था? कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया था। और ये नंबर ऑफ हेड्स का प्रोबेबिलिटी था, नंबर ऑफ हेड्स। इसका मतलब नंबर ऑफ हेड्स का प्रोबेबिलिटी। हम लोग मैं तुम लोग को बताने का क्या ट्राई कर रहा हूं, ध्यान से सुनो।
एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। ये देखो 0 इंटू 1/8 0 प्लस 1 इंटू 3/8 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 is 6/8 प्लस 3 इंटू 1/8 is 3/8। तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 is 12/8 और 12/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने और फिर हम लोग ने वेरिएंस भी निकाला था। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? वेरिएंस फॉर्मूला वाज गिवन बाय समेशन ऑफ xi स्क्वायर pi माइनस समेशन ऑफ xi pi द होल स्क्वायर। तो इधर का माइनस 3/2 द होल स्क्वायर, ये लिख दिया पहले से। अब xi स्क्वायर 0 का स्क्वायर इंटू 1/8 इज 0, फिर नेक्स्ट 1 का स्क्वायर इंटू 3/8 इज 3/8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12/8 और प्लस 3 का स्क्वायर 9/8। तो ये हो गया 12 प्लस 3 is 15 प्लस 9 is 24/8 is 3 माइनस 3/2 is 9/4। तो 4 3 is 12, 12 minus 9 is 3/4। अब 3/4 को लिखा है 0.75 और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब 3/4 ही रहने देता हूँ और यहाँ पे भी 3/2 ही रहने देता हूँ। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस क्या आया था? √3/4। आंसर इज √3/2। ये हो गया था अपना कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू विच चैप्टर? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल में यही चीज करते हैं। अब बताओ ये क्वेश्चन से अपने को क्या पता चलता है? अब कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स तो n इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ हेड्स मतलब हेड हो जाएगा हाफ और टेल्स भी आने का चांस हाफ हो जाएगा। तो ये हो गया। अब मेरे को ये चैप्टर में हम लोग ने किधर भी टेबल बनाया नहीं सर, तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू का कैसे आएगा आंसर? तो ये चैप्टर में एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला इज गिवन बाय n इंटू पी एंड वेरिएंस का फॉर्मूला इज गिवन बाय npq। npq इज वेरिएंस और np इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेट्स सी, यही सम n का वैल्यू क्या था 3 और p का वैल्यू कितना है 1/2 हेड का चांस, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी 3/2। और यहाँ पे वेरिएंस n का वैल्यू 3 था, p का वैल्यू 1/2 है और q का वैल्यू भी 1/2 है, तो 3/4। नाउ यू कैन जस्ट क्रॉस चेक कि जो टेबल बना के कैलकुलेशन किया है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का वैल्यू 3/2 आ रहा है और वेरिएंस का वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 ही आ रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन तो सेम ही होगा बिकॉज रूट ऑफ वेरिएंस लेना है। इसका मतलब ये चैप्टर 100% बिकम्स अ शॉर्टकट टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर कैसा है। तुम लोग को प्रूफ देना था, दैट्स द रीजन मैंने ये सम किया। ये सम हम लोग ने सम नंबर 1 किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी और सम नंबर 1 ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में था और बहुत बार ये सम दिखा भी था, इसलिए मेरे को ये सम का एग्जांपल देके देखो इधर क्या है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स n का वैल्यू 3, नंबर ऑफ हेड्स आने का चांस हाफ ऑफ होता है, तो हाफ और हाफ, तो n इंटू p इज एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस इज npq, तो n इंटू p इंटू q 3/4 और n इंटू p 3/2। और स्टैंडर्ड डिविएशन तो रूट लेना है, वो तो नॉर्मली कर सकते हैं। सो व्हाट द आउटकम ऑफ दिस टाइप ईच, कि आपको बताने का क्या था? तो बताने का ये है कि इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा इट इज गिवन बाय n इंटू p एंड वेरिएंस का फॉर्मूला विल बी गिवन बाय npq। और स्टैंडर्ड डिविएशन रिमेन्स द सेम, इट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ npq। तो ये तीनों फॉर्मूलास एकदम ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग सम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इस लास्ट वाला सिनेरियो एकदम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके 12 सम में थोड़ा एक छोटा सा चीज बताना है। 12 सम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा। तुमने भी एक चीज नोटिस किया था क्या कि कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम था ना तो उसमें वो लोग n देते थे और p देते थे, q तो हर बार अपन ही कैलकुलेट करते थे। तो मतलब वो लोग बोलते हैं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नंबर ऑफ हेड्स, ये तो क्या हो गया रैंडम वेरिएबल है, कोई भी रैंडम वेरिएबल या तो रैंडम सम जो होगा उसमें हम लोग को दो चीज दिया जाता है n और p। तो वो लोग बोल रहे हैं, तो अब सम नंबर 12 देखो ध्यान से, गिवन दैट मतलब कोई तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें रैंडम वेरिएबल के पास दो वैल्यूज है n और p। तो फर्स्ट सम में क्या दिया, n इज इक्वल टू 10 दिया है और p इज इक्वल टू 0.4 दिया है और मेरे को बोला है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस, अब ध्यान से इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 4/10 और p दिया है, q नहीं दिया ना तो भी q कैलकुलेट कर लेते हैं। तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस p, तो 1 माइनस 4/10 विच इज इक्वल टू 6/10। तो अब ध्यान से नोटिस करो,
कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू n इंटू पी। n का वैल्यू कितना है 10 और p का वैल्यू कितना है 4/10, तो 10 कैंसिल, द वैल्यू ऑफ np इज 4। और वेरिएंस का वैल्यू, वेरिएंस इज n p q, तो n का वैल्यू कितना है 10, p का वैल्यू कितना है 4/10 और q का वैल्यू कितना है 6/10। ये कैंसिल, 6 4 24, 24/10 दिस इज इक्वल टू 2.4। ऐसा लिख सकते हैं, या तो फिर 2.4 नहीं लिखना है तो अपना 12/5 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, सो बस ऐसे सम्स दिए रहेंगे और अपने को कैलकुलेशन करने का है। नेक्स्ट सेकंड सम में p दिया है और एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया है। p दिया है p इज इक्वल टू 0.6, तो मैं तुरंत ही 6/10 लिख देता हूँ और q भी साथ में लिख देता हूँ, 1 माइनस 6/10 विच इज इक्वल टू 4/10। और लोग ने क्या साथ में दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है। तो लोग बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड वेरिएंस, n भी फाइंड आउट करना है और वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग को पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला इज n इंटू पी। अब n का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, p का वैल्यू कितना है 6/10 और एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है 6। तो एकदम सिंपल लॉजिक, ये ऊपर जाएगा, n इज इक्वल टू 6 इंटू 10 द होल अपॉन 6 कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ये हो गया। और वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला इज n इंटू पी इंटू क्यू। n का वैल्यू 10, p का वैल्यू इज 6/10 और q का वैल्यू इज 4/10। ये 10 और ये 10 कैंसिल, आंसर इज 24/10 विच इज अगेन 2.4। एकदम कैलकुलेशन एकदम सिंपल वे में आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट थर्ड सम में हम लोग ने क्या बोला है देख लेते हैं। थर्ड और फोर्थ, सो विल बी एंडिंग द चैप्टर अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, थर्ड सम में दिया है n इज इक्वल टू 25। थर्ड सम ऑफ सम नंबर 12, n इज इक्वल टू 25 दिया है। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू अपने को दिया है 10 और अपने को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p बोला है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x बोला है। चलेगा, देख लेते हैं। तो अभी एकदम सिंपल लॉजिक, e ऑफ x का फॉर्मूला इज n इंटू p। एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 दिया है, n का वैल्यू 25 दिया है, p नहीं पता, p विल बी इक्वल टू 10/25 विच इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2/5। जैसे मैंने p कैलकुलेट कर लिया, एक चीज नोटिस करते रहेंगे, q तो तुरंत निकाल देने का 1 माइनस p, 1 माइनस 2/5 विच इज इक्वल टू q का वैल्यू विल बी 3/5 हो गया q का वैल्यू। बोलोगे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी इंटू क्यू। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू अपने को मिला है 25, p का वैल्यू कितना मिला है 10/25 विच इज इक्वल टू 2/5 और q का वैल्यू कितना मिला है 3/5। ठीक है, सो देखो 25 और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज रूट ऑफ 6, तो रूट 6 एज इट इज लिख सकते, तो रूट 6 एज इट अपना आंसर जो आ गया अपने को। फाइन, सो ये तो हो गया कैलकुलेशन। फिर लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर उन्होंने बोला है n इज इक्वल टू 10 दिया है, फोर्थ पार्ट n इज इक्वल टू 10। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू अपने को दिया है 8, अपने को बोला है फाइंड द वेरिएंस ऑफ x। सो द वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस के फॉर्मूले में n p और q लगेगा। तो पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू n इंटू p। n का वैल्यू 10, p का वैल्यू क्वेश्चन मार्क ये 8, तो p विल बी इक्वल टू 8/10 विच इज इक्वल टू 4/5। q कैलकुलेट कर लेने का 1 माइनस 4/5 विच इज इक्वल टू 1/5। वेरिएंस का फॉर्मूला इज n p q। n का वैल्यू कितना है 10, p का वैल्यू कितना है 4/5 और q का वैल्यू कितना है 1/5। तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, आंसर इज 8/5। दिस बिकम्स द फाइनल आंसर ऑफ द कैलकुलेशन। तो इसका मतलब सर ये क्यों, ये सब ऐसे सम्स क्यों आएंगे, ये सब कहाँ पे आएंगे, ये सब एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन में 1 मार्क या 2 मार्क के एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना इजी केसेस है। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादा बड़ा नहीं है, एक ही फॉर्मूले के ऊपर देखा तुम लोग ने, एटमोस्ट एटलीस्ट इक्वल टू, एटलीस्ट इक्वल टू। तो यही 3 केसेस पे हम लोग का पूरा जो चैप्टर है वो आगे बढ़ते थे। बस एक ही चीज याद रखना
पी और क्यू का वैल्यू दिखाते टाइम पे बी टू सी टू इट दैट यू विल बी वेरी केयरफुल व्हेन राइटिंग दैट, एंड अदर देन दैट तो तुम लोग से कुछ मिस्टेक होएगा ही नहीं। कैलकुलेशंस अगर उन लोग को ऐसा लगता है कि वो लोग ने आंसर्स लॉग में एक्सपेक्ट किया तो लॉग में करके कर सकते हैं, तो कुछ इश्यूज नहीं है। तो विद दिस विल बी एंडिंग द चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर विल बी टोल्ड टू यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो देखते हैं, मोस्टली तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट बोला है, सो वो सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।